2026 चल रहा है और म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना आज से ज्यादा आसान पहले कभी नहीं था। फिर भी 90% ऑफ द बिगनर पहले महीने के बाद ही म्यूजिक प्रोडक्शन करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो गलत चीजों पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 12 साल से म्यूजिक को क्रिएट कर रहा हूँ और 14 ईयर के एज में ही मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा और एक ऐसा एक्स्ट्रा AI एज बताऊंगा जिसको यूज करके आप 1 महीने के अंदर ही बहुत ज्यादा प्रोफेशनल गानों को क्रिएट कर पाओगे। और जो हमारा लास्ट स्टेप है, अगर उसको ढंग से फॉलो कर लेते हो तो वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा अपनी पूरी म्यूजिक जर्नी के अंदर। स्टेप 1 इज DAW, यानी कि डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। तो ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो आपको म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए मदद करता है। तो जितने भी आप गाने सुनते हो जिसमें बीट्स बज रही होती है, तबला बज रहा होता है, वोकल बज रहे होते हैं, ये जो सारी चीजों को क्रिएट करा जाता है ना, ये एक DAW यानी कि म्यूजिक के सॉफ्टवेयर में ही करा जाता है। एंड इस म्यूजिक के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपका एक बेसिक i5 या i3 कंप्यूटर भी चलेगा, एक पुरानी मैकबुक एयर भी चल जाएगी। तो आपको अपने लैपटॉप के अंदर इनको इंस्टॉल करना होता है। अब ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप इंस्टॉल करते हो? तो सॉफ्टवेयर 3 है जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं। पहला है FL Studio। तो FL Studio एक ऐसा डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन है जो कि हिप हॉप, ट्रैप, बीट्स को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है, और इसके अंदर जो आपको ओवरऑल वोकल प्रोसेसिंग करने के जो टूल्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा बेटर है। तो अगर आप एक विंडोज यूजर हो, एक मैक यूजर हो और आपके दिमाग में है कि मेरे को हिप हॉप बीट्स बनानी है, रैप करना है और थोड़ी सी वोकल को प्रोसेस करना है, तो FL Studio आपके लिए बहुत ही बढ़िया डॉ होगा। दूसरा डॉ जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ वो है Ableton। तो Ableton मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक EDM प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, और EDM म्यूजिक बनाने के लिए मैं साउंड डिजाइन करना होता है और एज ए EDM प्रोड्यूसर आपको लाइव भी परफॉर्म करना होता है। तो Ableton जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक बनाने ही नहीं देता, वो आपको उस म्यूजिक को लाइव परफॉर्म भी करने देता है। तो मैं आपको एक बार अपने स्टूडियो के अंदर Ableton जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसका एक हार्डवेयर भी दिखाता हूँ। तो Ableton को अगर आप पूरा परचेस करते हो तो आपको एक ऐसा हार्डवेयर भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप लिटरली प्ले करके अपने म्यूजिक को लाइव परफॉर्म भी कर सकते हो। और यहीं पे अगर आप एक वोकलिस्ट हो एंड आपको सॉन्ग राइटिंग करनी है और आपके पास एक मैकबुक है, तो आप Logic Pro को भी यूज कर सकते हो। वो भी एक काफी अच्छा और प्यारा डॉ है जिसके अंदर बहुत अच्छे स्टॉक साउंड्स मिल जाती है। तो मैं सबको Ableton या FL Studio ही रिकमेंड कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये 2 ऐसे डॉ हैं जो कि मैक और विंडोज दोनों में चल जाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि FL Studio और Ableton आपको दोनों का ट्रायल देखने को मिलता है, और इनफैक्ट Ableton का तो 30 दिन का ट्रायल मिलता है विद ऑल द फीचर्स अनलॉक। तो सबसे पहले दिन आपको करना क्या है, आपको अपने डॉ को प्रॉपर सेटअप करके इंस्टॉल कर देना है। हमारी 2 मास्टर क्लास आ रही होगी, इन दोनों मास्टर क्लास को अपने डॉ के हिसाब से, Ableton की है, FL Studio की है, उसको कंप्लीट देख लो और देखते देखते प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते जाओ। आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही प्रॉपर डॉ चलता कैसे ये समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर आप एक वोकलिस्ट हो और आपको ज्यादा टेक्निकल चीजों में कभी पढ़ना ही नहीं है और पता भी नहीं है कि पढ़ूं भी कैसे, तो सबसे पहले आप BandLab डॉ को यूज कर सकते हो, आपके ब्राउजर में ही चल जाएगा। बट हाँ, ये ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होता है, बट स्टार्ट करने के लिए ये भी बहुत इनफ है। एंड इसके ऊपर भी हमने एक ऐसे मास्टर क्लास बना रखी है, जाके चेकआउट कर सकते हो। सेकंड स्टेप है म्यूजिक थ्योरी। तो जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी तो मेरे को 1 साल तो ये समझने में लग गया था कि भाई म्यूजिक बनाने के लिए पहले म्यूजिक थ्योरी आनी चाहिए, और म्यूजिक थ्योरी समझने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना जरूरी नहीं होता है। बट फिर ये म्यूजिक थ्योरी जरूरी क्यों है? कोई भी डॉ को अगर आप ओपन करोगे ना, तो उसके अंदर आपको ऐसे लेफ्ट साइड में वर्टिकल पियानो देखने को मिलता है। चाहे आप गिटार बजाओ, चाहे आप सितार बजाओ, चाहे आप पियानो बजाओ, चाहे आप सारंगी बजाओ, आपको हर एक डॉ के अंदर ऐसा वर्टिकल पियानो देखने को मिलेगा। अब ये पियानो काम कैसे करता है हमें पहले ये पता होना चाहिए। क्या हमें प्ले करना आना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम यहाँ ड्रॉ करके भी काम चला सकते हैं। बट ये नोट्स काम कैसे करती है, क्या हमें ये पता होना चाहिए? हाँ। अगर नहीं पता है तो भाई गड़बड़ है। और पता करे कैसे, उसके ऊपर भी मैंने एक मास्टर क्लास बना रखी है, इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके अंदर मैंने काफी इन डेप्थ तरीके से बताया हुआ है कि म्यूजिक थ्योरी है क्या। म्यूजिक थ्योरी के अंदर ये 4 चीज आपको बस समझनी है। सबसे पहली चीज है स्केल। तो यानी कि आप ये जो बड़ा सा ऐसा पियानो देखते हो ना, ये प्रॉपर बड़ा पियानो में याद नहीं करना होता। इसमें से 12 नोट्स ही होती है जो कि रिपीट कर रही होती है, और उन 12 नोट्स में से भी सिर्फ और सिर्फ 7 नोट्स को यूज करा जाता है। उन 7 नोट्स को स्केल बोलते हैं। सबसे पहली चीज हमें ये समझनी पड़ेगी। सेकंड चीज है, उन 7 नोट्स को यूज करके हम कॉर्ड्स को क्रिएट करते हैं। कॉर्ड यानी कि आपने कभी देखा है जब पियानिस्ट ऐसे पियानो बजा रहा होता है तो वो 3 से 4 नोट्स एक साथ दबाता है, अपनी ऐसे उंगली हिट करता है यूं, तो वो 3 से जो 4 नोट एक साथ दबाता है उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो वो कैसे काम करती है, उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है 1-3-5, जो कि इसी मास्टर क्लास में जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से समझाया गया। इसको एक बार देख लोगे तो आपको 2 दिन लगेंगे म्यूजिक थ्योरी समझने में, और 4 दिन लगेंगे उससे अच्छा कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के अंदर। तो भी कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है ये मैं क्या बोल गया। अब जब आप कॉर्ड बनाओगे तो आपको समझ आएगा कि आप एक कॉर्ड नहीं बजाते। आपने अगेन कभी पियानिस्ट को देखा होगा, वो ऐसा नहीं हाथ मार के रुक ही नहीं जाता, हाँ भाई रुक जाते हैं,
अब कल बजाऊंगा अगली कॉर्ड, वो सीधा वो टंग 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 ऐसे हाथ को मूव कर रहे होते हैं, तो कॉर्ड यहाँ से स्विच कर रहे होते हैं। तो एक गाने के अंदर सिर्फ एक कॉर्ड नहीं होती, मल्टीपल कॉर्ड प्रोग्रेशंस को यूज़ करा जाता है। तो ये है क्या, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपके गाने के अंदर इमोशन स्विच करता है। और आपको डार्क बनाना है, सैड बनाना है, हैप्पी बनाना है, वो कॉर्ड प्रोग्रेशन ही बताती है। लास्ट चीज़ है मेलोडी, यानी कि दिमाग में क्या है, धूम याद आई ना। तो मेलोडी का मतलब है एक टाइम पे एक ही नोट प्ले हो रही है, बट ये जो 7 नोट्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसी के अंदर हम कुछ नोट्स को यूज़ करते हैं जिससे हम एक ऐसी धुन बनाते हैं जो कि प्यारी साउंड करती है और हमें उस स्पेसिफिक गाने को, उस स्पेसिफिक थीम को या फिर उस स्पेसिफिक मूवी को या कुछ भी चीज़ को मेमोराइज करवाती है। तो मेलोडी को क्रिएट करने का सिंपल सा मतलब इन 7 नोट्स को साथ में नहीं बजाना, एक 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 करके बजाना है, टैं 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 टैं, और उसको मेलोडी बोला जाता है। तो कंक्लूजन, स्केल सीखो, सबसे पहले कॉर्ड सीखो, कॉर्ड प्रोग्रेशन सीखो और मेलोडी सीखो। अब जो मैं अगला स्टेप बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोग म्यूजिक बनाना स्टार्ट करते हैं उनको म्यूजिक थ्योरी की सेंस हो जाती है, डॉ पता लग जाता है, उसके बाद बनाए क्या उनको यही समझ नहीं आता, और उसका आंसर छुपा है चूज योर जॉनरा। तो जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी तो मेरे को अच्छी तरह याद है 2014 से लेकर 2016 तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक जॉनरा पे फोकस करा था, जो कि है हाउस म्यूजिक। एंड क्योंकि मैं हाउस म्यूजिक जॉनरा को फोकस कर रहा था, तो बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे यार और भी टाइप का म्यूजिक है, पंजाबी म्यूजिक है वो भी बना, ट्रैप म्यूजिक है ये भी बना, वो भी बना। मैंने बोला नहीं भाई, मेरे को अभी इसी चीज में मजा आ रहा है और मैं यही चीज करता रहूंगा। एंड थैंक्स टू गॉड उस टाइम पे मैं डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं था दुनिया से। तो सबसे पहले एक जॉनरा पे फोकस करो। अब इससे आप लिमिटेड नहीं हो रहे, क्या मैं लिमिट नहीं हुआ जब मैंने हाउस जॉनरा पे फोकस करा? नहीं, क्योंकि जब आप एक जॉनरा पे फोकस करते हो तो उस जॉनरा की वजह से आपको ड्रम प्रोग्रामिंग समझ आ जाती है, बेस प्रोग्रामिंग समझ आ जाती है, कॉर्ड्स को बनाते कैसे और प्रॉपर अरेंजमेंट कैसे करते हैं, 2 मिनट का गाना कैसे बनाता है ये समझ आ जाता है। तो आपको कोई भी बोले ना कि भाई यार ये वाला तू म्यूजिक नहीं बनाता, वो वाला म्यूजिक नहीं बनाता, तो सबसे पहले एक जॉनरा पे फोकस रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। जो दुनिया बोल रही है बोलने दो भाई। मैंने सारे जॉनरास बनाए हैं, बट मैंने सारे जॉनरा पिछले 12 साल में बनाए। आपने 12 साल दे दिए क्या म्यूजिक को? अभी नहीं दिए ना। आपने अभी 2 साल या 1-1.5 साल भी सीरियसली नहीं दिया। पहले एक चीज़ पे फोकस होकर काम कर लो। अब जो स्टेप हो रहा है ये वही स्टेप है जो कि मैंने आपको इंट्रो में भी बोला था कि मैं आपको एक ऐसा स्टेप बताऊंगा जो कि आपको बाकी प्रोड्यूसर से काफ़ी ज़्यादा अलग बना देगा, जो कि था हमारा AI एज। तो AI एज यानी कि जब आप म्यूज़िक को क्रिएट कर रहे हो, तो बहुत बार हम म्यूज़िक को क्रिएट करने के लिए महंगे महंगे सॉफ्टवेयर और प्लगइन्स को इंस्टॉल करते थे, यानी कि कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट में अगर आपको सिर्फ पियानो बजाना अच्छा है, गिटार बजाना है, तो आपके 50-60 हज़ार रुपये लग जाते थे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए। तो तुम भी चाहिए, सारंगी चाहिए, स्ट्रिंग्स चाहिए, कम से कम आपको 3 से 4-5 लाख का इनिशियल खर्चा है। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आज के टाइम पे हम AI को यूज़ करके, पहली बात तो इतनी महंगी कॉन्टैक्ट लाइब्रेरीज और सॉफ्टवेयर को खरीदने की जरूरत नहीं, प्लस खुद मत्था मारने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि AI हमें खुद से बना कर दे देगा जो हमारी कॉर्ड है, जो हमारी मेलोडी हो, उसी के हिसाब से। ये कौन करता है भाई? कौन करता है भाई? ऐसा करता है सुनो AI। तो सुनो AI को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोडक्शन के लिए। एंड सुनो AI के अंदर भी हम लोगों ने उसकी 2500 वाली सब्सक्रिप्शन ले रखी है, जहाँ पर हमें सुनो स्टूडियो देखने को मिलता है। और अगर आप सुनो स्टूडियो चलाना सीख जाते हो ना, तो ना ही आपको बहुत महंगे VST प्लगइन्स और सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना होगा, ना ही आपको हर बार कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को हायर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सुनो आपके लिए करके देगा। और स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपने 4 या 8 बार का गाना बना लिया और अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसको 2 मिनट का कैसे बनाओ और इस पे अपने वोकल की कॉम्पोजिशन कैसे उतारो, मैंने लिरिक्स लिखे हुए हैं भाई। ये दोनों चीज़ों को आप सुनो के अंदर ऐड करोगे ना, तो पहली बात तो आपको पूरा 2 मिनट का गाना बना कर देगा। क्या वो चोरी कर रहा है? क्या ये AI से गलत कर रहे हैं हमें उससे भाई सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको आप ही के शब्द को कैसे अपने बीट पे उतार सकते हैं, इसके वोकल के कॉम्पोजिशन के आइडिया मिलेंगे। भाई इस प्रोसेस को करने के लिए स्टूडियो में हफ्ता लगता था, अब ये चीज सिर्फ 2 मिनट में हो जाती है। एंड जेन्युइन मजाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो जाके सुनो AI के अंदर जरूर इन्वेस्ट करो। मेरे कहने पे 2500 रुपए की एक महीने की सब्सक्रिप्शन लेकर देख लो। और सच बता रहा हूँ, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना हमारी कभी सुनो से कोई बात हुई है। मैं खुद यूज करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। हम खुद हमारे बेसिकली स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं और आज के टाइम पे वो सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपने घर बैठे स्टूडियो से ही काफ़ी अच्छी इनकम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको AI का एज पता है, उनको अच्छे से टेक्निकल थ्योरी पता है, उनको कंटेंट क्रिएशन पता है, उनको म्यूजिक का बिजनेस समझ में आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि AI को आज से यूज करना स्टार्ट कर दो। अब जो हमारा स्टेप 5 है वो है गियर। और यहीं पे मोस्टली बिगनर्स गलती करते हैं और अपने पैसों को
और टाइम को, दोनों को बर्बाद करते हैं। सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर के अंदर, तो अगर आप एक म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए कंप्यूटर को खरीद रहे हो तो सबसे पहले तो एक ऐसा कंप्यूटर खरीदो जिसमें मिनिमम 16 GB रैम हो और वो कम से कम i5 हो। अगर आपके पास पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है तो उसमें आप काम कर सकते हो, बट अगर आप प्रोडक्शन के लिए ही कंप्यूटर खरीद रहे हो तो मिनिमम 16 GB रैम तो होनी ही चाहिए और i5 प्रोसेसर होना चाहिए। यहीं पे अगर आप एक मैकबुक खरीदना चाहते हो तो एटलीस्ट M3, M4 या M5 एयर आ चुकी है आपके पास, वो तो होना ही चाहिए। मैकबुक नियो करके भी एक सस्ती मैक आई है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, जस्ट हॉबी के लिए ट्राई करना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, बट अगर आपको प्रोफेशनली घुसना है तो मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो में ही इन्वेस्ट करना, उससे नीचे मत जाना। सेकेंड चीज़ है हेडफोन्स। बिगनर सबसे बड़ी गलती पता है क्या करता है, उनको कहीं ना कहीं सुनने में मिल जाता है कि भाई ओपन बैक हेडफोन्स तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ये ले लेते हैं, इसमें तो मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। भाई जब भी आप हेडफोन्स के अंदर इन्वेस्ट करो ना, सबसे पहले क्लोज बैक हेडफोन्स में इन्वेस्ट करो। पता है क्यों? पहली बात तो अगर आप एक अच्छे क्लोज बैक हेडफोन्स में इन्वेस्ट करते हो जो कि बेयर डायनामिक्स से आते हैं 13-14 हज़ार तक के, उससे रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, उससे मिक्सिंग मास्टरिंग भी हो जाएगी, उससे प्रोडक्शन भी हो जाएगी। बट अगर आपका पहला ही हेडफोन ओपन बैक होता है तो उससे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, उससे आप मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हो, बट उसको रिकॉर्डिंग में आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे साउंड बाहर लीक होती है। तो आपका पहला हेडफोन हमेशा क्लोज बैक हेडफोन होना चाहिए। दूसरा हेडफोन्स आप जरूर ओपन बैक ले सकते हो, और हाँ, अगर आपके केस में आपको रिकॉर्डिंग करनी ही नहीं है तो भी आप एक ओपन बैक हेडफोन्स ले सकते हो। तो ये गलती कभी मत करना। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हमें रीच आउट करते हैं बेसिकली स्कूल के अंदर, वो बोलते हैं हमने तो पहले से ही 15-25 हज़ार रुपये का ओपन बैक हेडफोन्स खरीद लिए। मैं उनसे पूछता हूँ आपका गोल क्या है? वो कहते हैं हमें रिकॉर्डिंग करनी है, हमें वोकल्स के लिए अपना काम करना है। मैंने बोला और कौन से हेडफोन्स है? कहते यही है। तो बोलते भाई इसमें रिकॉर्डिंग करोगे तो बाहर साउंड आएगी। तो जब वो क्लासेस के अंदर आते हैं हम उनको यही समझाते हैं कि भाई क्लोज बैक हेडफोन्स पहले इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद ओपन बैक कर लो, या अगर रिकॉर्डिंग नहीं ही करनी है तो कर लो पहले ओपन बैक हेडफोन में इन्वेस्ट। तीसरी गलती, क्या हमें ऑडियो इंटरफेस लेना चाहिए, क्या हमें माइक्रोफोन लेना चाहिए? तो भाई अगर आप एक वोकलिस्ट हो और आपको अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करने के लिए म्यूजिक बना रहे हो तो भाई ऑडियो इंटरफेस और माइक का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अपने वोकल्स की रिकॉर्डिंग करनी है तो माइक्रोफोन को इंटरफेस से कनेक्ट करना पड़ेगा और इंटरफेस आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। बट यहीं पे अगर आप सिर्फ माइक उठाकर ले आते हो और हेडफोन्स है तो भाई वो माइक्रोफोन आपके डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको ऑडियो इंटरफेस लेने की बहुत ज़्यादा, हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, इंपॉर्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं दिमाग से निकल गया। तो ऑडियो इंटरफेस के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी, अगर आपका बजट कम है तो ही आप सिर्फ USB माइक्रोफोन पर जाना, अगर बजट कम है तो। अगर बजट है फिर भी पैसा बचा रहे हो तो मत जाओ USB माइक पे, ऑडियो इंटरफेस और एक माइक्रोफोन को ही परचेज करो। अच्छा, अब क्या मेरे लिए मिडी कीबोर्ड इंपॉर्टेंट है? क्या मेरे लिए स्टूडियो स्पीकर्स इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज़, अगर जस्ट स्टार्ट कर रहे हो और ज़्यादा पैसा आ रहा है तो मेरे इस पेटीएम नंबर पे पैसा भेज सकते हो, कोई नहीं, आपका वो पैसा मैं रख लूँगा। अगर आपको चुल ही है इससे ज़्यादा पैसे उड़ाने की, मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले स्पीकर्स में इन्वेस्ट तो बिल्कुल भी मत करो। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो, हाँ इंटरमीडिएट हो तो कर सकते हो। पहले इस फ्रेमवर्क को, अपने हेडफोन्स को, ऑडियो इंटरफेस को, माइक को यूज़ करके काम करना तो सीख लो। पहले स्पीकर्स में इन्वेस्ट मत करो। क्या मिडी कीबोर्ड में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है? अगर आपने आज से पहले प्ले नहीं करा कीबोर्ड और आपको इंटरेस्ट भी नहीं है प्ले करने में, तो वो पैसा भी आप मिडी कीबोर्ड ना खरीद के अगर ज़्यादा बच रहा है तो मेरे को पेटीएम नंबर पे भेज सकते हो, मैं बिना किसी दिक्कत के पैसे ले लूँगा, टेंशन मत लो। तो हाँ, अगर आपको कोई चुल नहीं है कीबोर्ड बजाने की, क्योंकि मैं खुद नहीं बजाता, ना ही मेरे को चुल है, पड़ा हुआ है स्टूडियो में भी देखो यहाँ कहीं पीछे की मिडी कीबोर्ड पड़ा हुआ है, तो मत इन्वेस्ट करो। सबसे पहले अपने टाइम में इन्वेस्ट करो, समझ रहे हो, टाइम में, पैसे में नहीं। स्टेप 6 है एक बहुत ही तगड़ा हैक जो कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो कि है लर्निंग प्लस डिसिप्लिन। तो सबसे पहले प्रॉपर म्यूजिक बनाने के पीछे मत भागो, सिर्फ 4 या 8 बार यानी कि 30 सेकंड तक का म्यूजिक बनाओ 1 महीने तक। उसके बाद मेरे को बेस्ट म्यूजिक बनाना है मत सोचो। एक छोटा बच्चा होता है जब वो चलना सीखता है ना, तो वो कंपैरिजन नहीं करता, अरे मैं तो टेढ़ा चल रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू वॉक लाइक दैट। वो बस चलता है, उसको मजा आ रहा होता है चलने में, वो बस खेलता है। वो बचपन वाला दिमाग वापसी लेकर आओ अपने अंदर और बस वो 4 बार बनाओ और खेल लो 1 महीने। और अपनी हैबिट बनाओ डॉ पर बैठने की। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी डेली रात की हैबिट है बुक्स पढ़ने की। तो मैं बुक्स को लेता हूँ, क्लाउड में डालता हूँ, उससे चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं अपने लिए लर्निंग पे 2 से 3 घंटे खर्चता हूँ, बट सिर्फ लर्निंग पर ही नहीं खर्चता, उसको एग्जीक्यूट भी करता हूँ। सुबह जब उठता हूँ, बेसला के लिए काम करता हूँ, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता हूँ। और लास्ट चीज़ बोलूँगा इस पॉइंट के अंदर, वो है ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। मिक्सिंग मास्टरिंग से गाना बहुत बढ़िया हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपको पता है हितेन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जब बादशाह करण औजला के गाने रिकॉर्ड करते हैं बहुत बार होटल में ही कर लेते हैं। और वो हेडफोन्स के लिए कोई महंगे शहंगे हेडफोन्स यूज़ नहीं करते, उनके पास बहुत महंगे हेडफोन्स भी है, तभी वो ऑडियो टेक्निका के 80-20-20 को यूज़ कर रहे होते हैं और उससे उन्होंने ये सारे गाने बनाए। मैं जब आर्टिस्ट के साथ काम कर
रहा था, हमारे जो मेंटोर्स हैं वो जब आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं, हम लोग ये स्पीकर्स यूज कर रहे होते हैं, बट जब भी हम एक आइडिया क्रिएट करते हैं हम लैपटॉप के स्पीकर पे ही कर लेते हैं, फिर एयरपॉड या बेसिक ईयरफोन्स पे ही कर लेते हैं। तो मिक्सिंग मास्टरिंग से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके पीछे मत भागो, आप बिगिनर हो, हाथ जोड़ रहा हूँ, बिगिनर हो आप, अपने आप को 1 महीना दो, सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन पे फोकस करो। तो लास्ट स्टेप आपको कोई नहीं बताएगा और ये बोनस स्टेप है, जो कि है हमारा बेसिक का फॉलो बटन ठोक दो, क्योंकि जैसे आप ठोकोगे एकदम से यहाँ मेरी छाती में दिल में खुशी सी उठेगी। तो फटाफट जाके फॉलो बटन ठोको, कमेंट करके बताओ आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली इस वीडियो से, जो कि आपको शायद पहले नहीं पता था। और हम एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं इस मंथ के एंड में, जहाँ पर हम वोकल्स पे काम कैसे करते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, अगर आप एक सिंगर हो और ये सीखना चाहते हो कि वोकल पे प्रोफेशनली काम कैसे करते हैं, तो आप उस वर्कशॉप में ज़रूर आना। और वो वर्कशॉप हमारे बेसला स्कूल के ही मेंटोर कंडक्ट कर रहे हैं, जिनका नाम है अभिषेक। उनके साथ मैं भी हूँगा और उनके साथ हमारी टीम भी होगी, और ये वर्कशॉप फ्री होने वाली है, कोई भी चार्ज नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बस अपनी सीट बुक कर लो, क्योंकि हमें उस वर्कशॉप में भीड़ नहीं चाहिए। फ्री वर्कशॉप है ना, भीड़ नहीं चाहिए, लिमिटेड लोग चाहिए। तो फटाफट अपनी सीट बुक करो, मिलते हैं वर्कशॉप में और अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, कमेंट करना जरूर भूलना, क्योंकि जब भी कमेंट करोगे तो मेरे दिल में खुशी उठेगी। ठीक है, बाय बाय।